हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारे पैट के मॉक टेस्ट चल रहे थे, जिसमें से 2 टेस्ट हम पूरे कर चुके हैं और आज पैट का टेस्ट नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा हुआ था। यानी इल्बर्ट बिल विवाद जब हुआ, यानी इल्बर्ट एक बिल आया तो वो किस वायसराय के द्वारा आया, तो कौन सा वायसराय था उस समय, वो बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं इल्बर्ट बिल विवाद की, तो इल्बर्ट बिल विवाद में हुआ क्या था। इसमें ये प्रावधान रखा गया था कि जो भारतीय जज होंगे वो यूरोपियन के मुकदमे, यानी जो यूरोपियन लोग होंगे यानी ब्रिटिशर्स होंगे, उनके मुकदमों को देख सकें, ऐसा इस बिल में कहा था। ठीक है, और बाद में जाकर के जो कर्मचारी थे या प्रशासनिक कर्मचारी थे, अंग्रेजी व्यापारी थे, उन्होंने इस बिल का, जो इल्बर्ट बिल है, इस बिल का विरोध भी किया। और इस विरोध के चलते एक विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को भी बोला जाता श्वेत विद्रोह। तो सवाल पूछा जाता है कि श्वेत विद्रोह जो है वो किस किस बिल के खिलाफ था, तो इल्बर्ट बिल के खिलाफ था। और ये जो बिल लाने वाला वायसराय था वो था लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगर बात करते हैं कब ये बिल पेश किया गया, तो ये बिल पेश किया गया था 1883 में। इतनी बात आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन के द्वारा 83 में बिल पेश किया गया। इसके बाद इसके श्वेत विद्रोह हुआ, और श्वेत विद्रोह के चलते बाद में जा कर के, यानी लगभग अगले साल 1884 को लॉर्ड रिपन इस्तीफा भी दे देते हैं वायसराय के पद से। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, इल्बर्ट बिल विवाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। कौन सा इसमें स्मारक है। देखो, हुमायूं का मकबरा, इससे कोई मतलब नहीं है। कुतुब मीनार से कोई मतलब नहीं है। लाल किला परिसर, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन पहचान सकते हो। ऑप्शन महाबोधि मंदिर समूह जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं महाबोधि मंदिर की। महाबोधि मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया, तो लगभग 250 बीसी, लगभग 250 बीसी में अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो आपको याद रखना किसके द्वारा बनवाया गया, तो अशोक के द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। महाबोधि मंदिर के पास में ही बोधि वृक्ष है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया। यानी भारत के ऊपर तैमूर लंग जो था, तैमूर लंग के नाम से हम इसको जानते हैं, तो तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया भारत के ऊपर। देखो, जब भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो वो समय था लगभग 1398, और इस समय जो दिल्ली की गद्दी पर शासक हुआ करता था वो तुगलक वंश का हुआ करता था। और तुगलक वंश का जो शासक था उसका नाम था महमूद शाह तुगलक। महमूद शाह तुगलक। तो महमूद शाह तुगलक उस समय राजा था, तो उसके ऊपर तैमूर लंग ने आक्रमण किया 1398 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर बात करते हैं इससे थोड़ी सी और जुड़ी हुई, तो जब तैमूर लंग भारत को जीत करके और भारत से धन लेकर के वापस जा रहा था, तो उस समय तैमूर लंग ने भारत में अपना एक प्रतिनिधि, यानी अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जिसका नाम था खिज्र खां, जिसने आगे चल के, खिज्र खां ने क्या किया, आगे चल के इसने अपना सैयद वंश की स्थापना की दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महाराणा प्रताप खालिस्तान के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े। यानी महाराणा प्रताप जो है वो मुगलों से कौन से युद्ध में लड़े थे। तो देखो, महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ एक युद्ध किया, जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था, और वो था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व था वो आमेर के शासक राजा मान सिंह ने किया था। राजा मान सिंह ने इसमें मुगलों की सेना का नेतृत्व किया, मान सिंह ने, और इसमें मुगल सेना विजयी भी रही। हालांकि ये कहा जाता है कि इसमें मान सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हेनसोंग एक यात्री था। यानी हेनसोंग कहाँ का यात्री था, तो हेनसोंग चीनी का यात्री था, यानी चीन का रहने वाला था। सवाल पूछा जाता है हेनसोंग किसके दरबार में भारत आया, तो हेनसोंग 630 में हर्षवर्धन के समय में भारत आया। और कई बार सवाल पूछा जाता है कि हेनसोंग भारत में कितने वर्षों तक रहा, तो लगभग 15 वर्षों तक ये भारत में रहा था। मतलब
630 ईस्वी में आया और 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा। इतनी बात आपको याद रखना है। सवाल एक और पूछा जाता है कि हिनसोंग की पुस्तक का नाम क्या है। तो हिनसोंग की पुस्तक का नाम था सी यू की पुस्तक किसकी है? हिनसोंग की है, ठीक है। और इसी हिनसोंग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या फिर राज्य मुनि भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहा गया? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा गया है अरुणा आसफ अली को, ठीक है। आपको याद रखना, अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा गया है। देखो इनके बारे में एक सवाल और याद रखना जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 का, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में राष्ट्रध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली महिला कौन थी? तो राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? 1942 का जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था वो अरुणा आसफ अली ने फहराया, ठीक है, उसमें ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? यानी अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया और उसके बाद जब कारतूस ये मुंह से खोलने पड़ते थे जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ करता था, तो इनका प्रयोग करने से मना कर दिया किसने? मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे ने जब मना किया तो एक बहुत बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिसके चलते बाद में जाकर के मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी भी दी गई। और इनकी फांसी के बाद में बहुत तकड़ा एक विद्रोह होता है। और जिस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस विद्रोह की शुरुआत होती है मेरठ से, ठीक है, मेरठ से कदम सिंह के द्वारा मेरठ से इस विद्रोह की शुरुआत होती है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने दें तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक, न ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। तो ये कथन जो है, ये कथन किसका है? कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसके ऑप्शंस तो यहाँ पे है नहीं शायद। अच्छा अगर बात करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका ये जो बातें कही थी, ये जो स्टेटमेंट है ये गांधी जी के द्वारा कही गई थी, ठीक है। तो आपको फिलहाल याद रखना है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, तो ये गांधी जी की स्टेटमेंट है, ठीक है। और गांधी जी ने जो ये स्टेटमेंट कही थी ये लगभग चंपारण आंदोलन के आसपास की थी, ठीक है। चंपारण आंदोलन के समय में ये बातें की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा पहली बात करते हैं वंदे मातरम की। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको सबको पता है वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या चट्टोपाध्याय में मिल जाता नाम, इनके द्वारा इस वंदे मातरम को लिखा गया। फिर दूसरी बात, वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? तो वंदे मातरम गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया, ठीक है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको गाया गया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 में गाया गया। लेकिन इस क्वेश्चन में बात करें कि पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ वंदे मातरम, तो आपको ध्यान रखना आनंद मठ जो है ये आनंद मठ में प्रकाशित हुआ वंदे मातरम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इतनी बात याद रखना। अगर बात करते हैं वंदे मातरम के गायन की समय अवधि कितनी होती है, यानी कितनी अवधि के लिए गाया जाता, तो 65 सेकंड 1 मिनट और 5 सेकंड 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो आपको याद रखना अरविंद घोष ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये सवाल भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो अरविंद घोष का नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी में नमक बनाया? यानी किस स्थान पर, स्थान का नाम पूछ रहा है कि कहाँ पर, ठीक है। देखो बात करते हैं कि गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा, तो गांधी जी ने उस नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा स्टार्ट की, ठीक है, जिसको बोलते हैं दांडी मार्च, दांडी यात्रा। तो दांडी मार्च जो इन्होंने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था ये याद रखना आपको, तो साबरमती से, ठीक है, साबरमती से ये स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया, तो 12 तारीख याद रखनी, 12 मार्च 1930 को
गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया साबरमती आश्रम से। ठीक है, कितने लोगों के साथ? तो इनके साथ 78 अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे, जिनमें से एक महिला थी सरोजनी नायडू। ठीक, अब बात करते आगे इससे, तो ये कहाँ पर पहुँचे? तो ये कहाँ पर पहुँचे? ये दांडी में पहुँचे। अच्छा, दांडी का वर्तमान नाम आपको याद रखना, नवसारी के नाम से इसको जानते हैं, नवसारी, नवसारी। ठीक है, नवसारी वर्तमान नाम है दांडी का। तो ये दांडी पहुँच जाते, और कब पहुँच जाते? तो ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ देते, और नमक कानून तोड़ने के बाद यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि नमक कानून कहाँ बनाया, तो वो सॉरी नमक कब बनाया है और कहाँ बनाया? तो दांडी में इन्होंने बनाया, गुजरात में। ठीक है, जिसका वर्तमान है नवसारी। नेक्स्ट, भारत में खालिस्तान समुद्री तट, सबसे लंबा समुद्री तट है। देखो ये भारत में सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो मरीना तट है, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, मरीना तट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रखना, कितने किलोमीटर? लगभग 6 किलोमीटर में फैला हुआ है ये, लगभग 6 किलोमीटर में फैला हुआ है मरीना तट। ठीक है, मरीना कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? देखो मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर है, चैमयंगडंग ग्लेशियर, चैमयंगडंग ग्लेशियर, और चैमयंगडंग ग्लेशियर से ही निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर के बहती है, तो ये 3 देशों से होकर के बहती है, और उन 3 देशों को आपको याद रखना है। एक तो चीन, तिब्बत वाला क्षेत्र, एक भारत और तीसरा है बांग्लादेश। ठीक है, एक सवाल ये पूछा जाता है कि जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, चीन तिब्बत, अच्छा तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अगर बात करते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? देखो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, पहली बात तो इसकी आपको डायरेक्शन याद रखनी है कि किस दिशा से किस दिशा। तो ये वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसे जैसे ये घूमती है तो जिस पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो इसे ही पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन यानी एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लेती है वो लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी। और ये जो अपना एक घूर्णन करती है, इस घूर्णन के चक्कर के कारण ही, या कह सकते हो कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, और इसके परिक्रमण गति से ही क्या होता है? वर्ष में ऋतुएं आती हैं। कौन कौन सी ऋतु? शीत ऋतु, 3 ऋतु होती, शीत, वर्षा और एक ग्रीष्म। तो ये जो ऋतुएं आती हैं ये भी पृथ्वी के जो परिक्रमण गति होती है इसकी वजह से ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखो भारत की बात करते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत अगर बात करते हैं गोलार्ध की, तो ये गोलार्ध है, ये भूमध्य रेखा है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और भारत की जो लोकेशन है, भारत की लोकेशन लगभग यहाँ पर है, ये इस तरीके से यहाँ पर भारत की लोकेशन है। तो हम कह सकते हैं, देखो ऊपर वाला जो गोलार्ध है ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और इधर वाला हो गया ईस्ट गोलार्ध यानी पूर्वी, और ये हो गया नॉर्थ, यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो है उसमें भारत की लोकेशन है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि जो भारत है, मान लो रफली एक डायग्राम भारत का ये बनाए, तो भारत का जो देशांतर है, तो सबसे निम्नतम देशांतर यानी कि सबसे दक्षिणतम वो अक्षांश सबसे दक्षिणी अक्षांश जो है वो कितना है, कौन सा कितने डिग्री है? तो आपको याद रखना है कितने डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। और जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर पूछा जाए आपसे कि जो भारत है, तो भारत का जो पश्चिमी देशांतर तो वो 68 डिग्री 7 मिनट, और जो पूर्वी देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं चारों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है।
अच्छा देखो इसमें बात करते हैं, देखो हिंद महासागर ये सब क्या है, ये सब महासागर हैं और लाल सागर एक मात्र क्या है, लाल सागर एक सागर है, ठीक है। बाकी सब ये महासागर हैं और लाल सागर एक सागर है, तो लाल सागर वाला ऑप्शन जो है यानी ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी के बीच क्या अंतर है। देखो ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन, यानी आधार वर्ष से जो चालू वर्ष होता है उस तक जो कीमत स्तर होता है, जो वैल्यू रेट होता है, तो वैल्यू रेट में जो जो चेंजेस आएंगे वही इनमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी आधार वर्ष और चालू वर्ष तक जो वैल्यू रेट होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसी को बोलते हैं अंतर दोनों में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार कर क्यों लागू करती है, मतलब क्या कारण है जो सरकार को कर लागू करना होता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस कारण होगा। अमीरों में धन के संचय की जांच करने के लिए, राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए, कमज़ोर वर्गों का उत्थान करने के लिए। सही बात है, देखो जो 17 है वो किस लिए स्टार्ट किया जाएगा, कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए। ये कर का कोई मतलब कर लगाने का कोई ठोस रीज़न नहीं है। इसका जो सही है वो है कार्यप्रणाली चलाने के लिए, यानी राज्य की जो कार्यप्रणाली है एक तरीके से उसको चलाने के लिए, है ना, ठीक है। कार्यप्रणाली चलाने के लिए यानी कह सकते हो कि उस राज्य के लोगों को विकसित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, उनके अकॉर्डिंग यानी उनके अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए ये सब टैक्स की यानी वित्त की ज़रूरत है, और वित्त जो सरकार के पास आता है वो टैक्स के रूप में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, तो आपको ध्यान रखना क्या है ये, तो सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री को ही क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है। मजदूरों को समान अवसर मिले, सही बात है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो उनके पुनर्संरचना का मुख्य कारण है कि मजदूरों को समान अवसर मिलना चाहिए। किसानों का कल्याण, सही बात है, ऐसी योजनाएं स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि किसानों का कल्याण हो, जो किसान कल्याणकारी योजना हो। भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को सम्मान मिले, बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSY को विस्तारित कीजिए, मतलब MSY का फुल फॉर्म बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए ये MSY क्या है, एक MSY योजना है जो 2 अक्टूबर 1993 से स्टार्ट की गई थी, यानी इसका संचालन जो किया गया था वो 2 अक्टूबर 1993 को किया गया था। और इसमें होता क्या है, इसमें महिलाओं को जो बचत होती, मतलब महिलाएं पैसा कैसे बचत करें, तो बचाने की जो प्रवृत्ति होती उसको प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा महिला समृद्धि योजना, ठीक है। महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। योजना कब स्टार्ट हुई ये भी पूछा जाता, तो 2 अक्टूबर 1993 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी बात करते हैं DPSP की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसके दर्शन के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं समाजवाद के अंदर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर बात करते हैं DPSP की, तो DPSP जो है ये कहाँ से लिए गए, हमने किस देश के संविधान से लिए थे, तो आपको याद रखना आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और आयरलैंड का जो संविधान बना वो कब बना था, 1937 में। और आयरलैंड ने जो ये DPSP लिए ये किस देश के संविधान से लिए थे, तो स्पेन से लिए थे, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक के तत्व के बारे में, ठीक है। बात करते हैं, अच्छा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस पार्ट में है, तो ये पार्ट 4 है जिसमें नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ, यानी संसदीय प्रारूप, यानी सीधे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि जो सरकार संसदीय एक प्रणाली होती है तो ये सबसे पहले किस देश में अपनाई गई। तो आपको याद रखना, देखो आप एक सवाल और याद रखना, सवाल पूछा जाता है कि संसद की जननी किसको कहा जाता है, ठीक है। संसद की जननी किस देश को कहा जाता है, तो संसद की जननी भी किसे कहेंगे, ब्रिटेन। क्यों, क्योंकि दुनिया में, विश्व में ऐसा पहला देश ब्रिटेन था जिसने संसद को स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो सही आंसर इसका क्वेश्चन का भी क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। और एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संविधान सभा, अच्छा देखो पहली बात तो ये है कि प्रथम संविधान सभा कब हुई, ठीक है, कब हुई, और उसके बाद उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो देखो इसमें बात कर रहा है स्थायी अध्यक्ष की, तो स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। लेकिन अगर बात करते हैं संविधान सभा की, प्रथम संविधान सभा की, तो प्रथम संविधान सभा जो बनी उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो स्थायी नहीं थे, वो कौन थे? वो अस्थायी थे, ठीक है। लेकिन जो प्रथम संविधान सभा हुई, ये हुई कब? तो आपको याद रखना है कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बने थे यहाँ पर किसको? सर्वपल्ली राधा कृष्णन को, ठीक है। यही था ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चलो एक बार चेक कर लेना, यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फजल अली आयोग। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि फजल अली आयोग क्या थे। देखो बात करते हैं 1993 में, 1953 में जो न्यायमूर्ति फजल अली थे, इनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, 3 सदस्य उसमें शामिल किए गए, और उसका ही नाम रखा गया क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में, ठीक। इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें एक तो फजल अली थे और 2 इसमें सदस्य थे। कौन कौन थे? एक तो पणिक्कर थे, के एम पणिक्कर, और एक दूसरे थे एच एन कुंजरू और के एम पणिक्कर, ये अन्य सदस्य थे। अच्छा बात करते कि इसने पूछ रहा है कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो फजल अली आयोग बना 53 में, और रिपोर्ट जो इन्होंने अपनी जारी की, तो रिपोर्ट दी थी इन्होंने 1956 में, जिसके तहत भाषा और संस्कृति के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इसमें बनाए गए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1956। ध्यान रखना, इस 1956 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो कितने राज्य बने? 14, और कितने यूटी बने, यानी केंद्र शासित प्रदेश बने? 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कितनी अनुसूचियां? देखो बात करते हैं अनुसूचियों की, तो जो हमारा मूल संविधान था, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में अनुसूची हैं 12, ठीक है, वर्तमान में अनुसूची 12, ठीक है। अगर याद रखना चाहो तो देखो मैं बता रहा हूँ कि कब इन 12 को, यानी कि +4 जो ये हुई, कैसे हुई, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि 8 थी, तो उसके बाद 9वीं शामिल की गई, तो 9वीं जो अनुसूची शामिल की गई, 9वीं अनुसूची ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, उसके बाद 10वीं जो शामिल की गई वो 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, उसके बाद 11वीं जो शामिल की गई वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और जो 12वीं शामिल की गई वो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ये जोड़ी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लिखना संभव नहीं है ये सारी चीज़, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुन लो और नोट कर लेना अगर आवश्यकता हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नहीं है। अच्छा देखो, ब्रेड फफूंदी जो है ये भी वो काम करती है, मशरूम भी करती है और यीस्ट भी करता है। इसका सही आंसर है, उदाहरण नहीं है पूछा तो नहीं कौन सा होगा इसमें? अमरबेल, ठीक है। अमरबेल जो है वो अपघटन करने का काम कुछ नहीं करती। अच्छा अमरबेल है क्या? देखो अमरबेल एक पीले रंग की एक लता है जो बबूल, किकर, बेर आदि इन जैसे पेड़ों पर लटकी होती, ठीक है। ये एक शाकीय परजीवी है, यानी कह सकते हो कि अमरबेल क्या है, ये परजीवी होता है, ठीक है, परजीवी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पत्तियां भी नहीं होती, हरिम भी नहीं होता है ना, इन सब का अभाव होता है इसमें अमरबेल में, और इसका सही आंसर होगा अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में कौन सा एंजाइम बदलता है, यानी चेंज करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करने वाला एंजाइम बताना है कि कौन सा एंजाइम है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा होगा? पेप्सिन एंजाइम का करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है, ठीक है। अच्छा इसमें एक डायस्टेज दे रखा है, डायस्टेज। तो डायस्टेज का काम क्या होता है? देखो डायस्टेज काम करता है स्टार्च को माल्टोज में चेंज करने का काम होता है इसका, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, उसके बाद इसे ग्लूकोज में बदल देता है ये, ठीक है। स्टार्च से माल्टोज, और माल्टोज के बाद इसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है डायस्टेज। एक दे रखा है इसमें माल्टेज का काम होता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, ठीक है, ग्लूकोज को चेंज करता है।
ग्लूकोज में, माल्टोज को। एक है यूरिएज, यूरिएज क्या काम करता है, यूरिएज यूरिया को CO2 व H2O में चेंज करता है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिएज। ये तो बाकी तुमने पढ़ रखे होंगे कि माल्टेज का काम करता है, माल्टोज को ग्लूकोज, डाइस्टेज का काम होता है सुक्रोज को माल्टोज, और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में। लेकिन यूरिएज का काम होता है यूरिया का CO2 और H2O में चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करेंगे, बेकिंग सोडा क्या है। अच्छा, तो आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा जो है, पहली बात तो बेकिंग सोडे को ही बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। और बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको याद रखना NaHCO3, और इसका जो रासायनिक नाम है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो रासायनिक नाम दिया गया, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो इसका नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है ये बताना है, ठीक है। अगर बात करते हैं विद्युत धारा की, देखो विद्युत धारा होती क्या है, तो विद्युत धारा होती है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, I कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है इसमें एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है। षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली कौन सी है इसमें, तो आपको याद रखना ZNO इसका सही आंसर होगा, ZNO, ठीक है, ZNO, ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 30 क्वेश्चन हो गए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, ठीक है, ओके, धन्यवाद।